अच्छा, उससे आगे हमारे पास आता है कि ना फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन इसमें सिर्फ जितना आता है, हाफ लाइफ ऑफ एट्रोपिन इज अबाउट 4 आवर्स। अब एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं एट्रोपिन के? एट्रोपिन जैसे मैंने बताया है कि ना ये हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक है, मतलब ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को अपोज करती है। अगर एसिटाइल कोलिन सेलिब्रेशन को बढ़ाता है तो ये क्या करेगा, ड्राई माउथ करेगा। ये हमारे पास क्या करेगा, ब्लडेड विजन करेगा। ये टेकीकार्डिया करेगा। अगर एसिटाइलकोलिन ब्रेडिकार्डिया काज कर रहा था, ये टेकीकार्डिया काज करेगा। ये यूरिनरी रिटेंशन काज कराएगा। ये कॉन्स्टिपेशन काज कराएगा क्योंकि ये जीआईटी की मोटिलिटी को कम कर रहा है और यूरिन आउटपुट को कम कर रहा है क्योंकि ये एटोनी ऑफ ब्लैडर को काज कराता है। कहते हैं सीएनएस में क्या केस क्या होंगे, हमारे पास रेस्टलेसनेस होगा, कन्फ्यूजन होगा, हेलोसिनेशंस होंगे। अच्छा, इसमें जो होता है ना ये इतना एक ना टेकीकार्डिया काज कराता है कि इवन कि ये कोलैप्स ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम काज कराता है और इवन कि ये डेथ भी काज करा सकता है। कहते हैं लो डोजेज ऑफ कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर कौन से थे? वो जो कार्बामेट्स थे, फिजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। कहते हैं फिजोस्टिगमिन की हम बात करें, फिजोस्टिगमिन में बी यूज्ड टू ओवरकम एट्रोपिन टॉक्सिसिटी। मतलब एट्रोपिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट कौन सा है? फिजोस्टिगमिन है। और फिजोस्टिगमिन की टॉक्सिसिटी का क्या था? एट्रोपिन था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते हैं ये बच्चों में ना एट्रोपिन ना बड़ी खतरनाक किस्म की साबित हो सकती है क्योंकि ये रैपिड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर काज कराती है। रैपिड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर काज कराती है ये एट्रोपिन। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं स्कोपोलामिन की। स्कोपोलामिन की जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वो जो डायग्राम थी वो मोशन सिकनेस की ट्रीटमेंट में यूज होती थी और ये जो ड्रग थी ये सेंट्रली एक्टिंग ड्रग थी स्कोपोलामिन। अब स्कोपोलामिन है, अब स्कोपोलामिन का एट्रोपिन के ऊपर क्या बेनिफिट था कि ना जो हमारे पास जो स्कोपोलामिन है इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू एट्रोपिन। जो हमारे पास स्कोपोलामिन है ये हमारे पास एंटी मोशन सिकनेस में यूज होती थी, ठीक। तो ये हमारे पास ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी ब्लॉक करती है और ये जो स्कोपोलामिन है ये सीडेशन भी प्रोड्यूस करती है, मतलब बंदे को नींद आना शुरू हो जाती है। मतलब कि जो एंटी एमिटिक ड्रग है ना मोशन सिकनेस में यूज होती है तो मतलब ये उसको ना इंसान के अंदर सीडेशन भी काज करा देती है। और जो स्कोपोलामिन है ये हमारे पास यूफोरिया भी काज कराती है। इसीलिए ये जो स्कोपोलामिन है इसको ना ड्रग ऑफ एब्यूज भी कहते हैं क्योंकि ये हायर डोजेज के ऊपर ये यूफोरिया प्रोड्यूस कराती है या फिर एक्साइटमेंट काज कराती है। अब थेरापेटिक यूजेस क्या हैं इसके स्कोपोलामिन के? वो ये हैं कि ये मोशन सिकनेस में यूज होती है पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, मतलब कि ऑपरेशन के बाद वो जो पेशेंट को उल्टियाँ ना और या फिर और ये मतलब नोजिया, इसी तरह मतलब ये क्या ना अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब कि ना लाइक जैसे वोमिट आने वाली हो, और ये वोमिटिंग में यूज होती है। ये एंटी एमिटिक है स्कोपोलामिन। और ये जो मोशन सिकनेस में ये कैसे यूज होती है कि इसके ना हम टॉपिकल पैचेस यूज करते हैं और इसका जो इफेक्ट्स हैं वो 3 दिन तक ना हमारे पास रहते हैं। आगे हम बात करते हैं इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम की। ये मैंने आपको उस डायग्राम में बताया था कि एज़मा की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं क्योंकि ये ब्रोंको डायलेटर्स के तौर पर एक्ट करते हैं और ये ब्रोंको डायलेटर्स फॉर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकोस्पैज्म, जिन पेशेंट में ब्रोंकोस्पैज्म हो उनकी ये ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। और दोनों एजेंट्स ये इनहेलेशनल रूट से हम लेते हैं। इनका जो हमारे पास टायोट्रोपियम है, टायोट्रोपियम इज एडमिनिस्ट्रेड वंस डेली। टायोट्रोपियम दिन में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करते हैं और ये इसका मेजर एडवांटेज है एप्रोट्रोपियम के ऊपर क्योंकि वो एप्रोट्रोपियम जो है हमें दिन में 4 दफ़ा लेनी पड़ती है। आगे है हमारे पास टोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट, वो जो हमारे आई के ऊपर पड़ती है ड्रग टोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट, वो जो मैंने बनाए हुए थे, पेंटागोन बनाया हुआ था और इसका टोपिकामाइड मैंने कहा पलकों से इंडिकेट किया हुआ था। कहते हैं ये ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन होते हैं जो कि मिडरियासिस काज कराते हैं और साइक्लोप्लेजिया काज कराते हैं। इनका जो इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट, टोपिकामाइड का जो इफेक्ट होता है वो 6 घंटे तक रहता है और साइक्लोपेंटोलेट का इफेक्ट 24 घंटों तक रहता है। मतलब साइक्लोपेंटोलेट जो है इसका इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब लाइक 24 घंटे पूरा दिन ये हमारे पास मिडरियासिस काज करा के रखेगी और साइक्लोप्लेजिया काज करेगी और ये सिर्फ 6 घंटे तक। अब हम बात करते हैं बेंस्ट्रो
एट्रोपिन और ट्राइहेक्सिफेनिडाइल। ये मैंने आपको उधर बताया था कि ये पार्किंसंस की ट्रीटमेंट में यूज़ होती थी या एंटी पार्किंसंस एजेंट्स थे ये वाले, और ये सेंट्रली एक्टिंग ड्रग थी। डेरिफिनेसिन, सोलिफिनेसिन, ऑक्सीपिटोनिन, इनका भी मैंने आपको बताया था उधर उस डायग्राम में। कहते हैं ये जो एजेंट्स होते हैं ये ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर को कंट्रोल करते हैं, और ये ब्लॉक कौन से करते हैं, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं ब्लैडर के अंदर। इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें हमारे पास वही आएगा, ड्राई माउथ आएगा, कॉन्स्टिपेशन आएगा और ब्लरेड विजन आएगा। आगे हम बात करते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स की। गैंग्लियन ब्लॉकर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है निकोटीन। निकोटीन जो होता है ना, निकोटीन के इफेक्ट्स डिपेंड करते हैं डोज के ऊपर कि डोज ज़्यादा है या कम है। निकोटीन जो है हमारे पास ये डीपोलराइज करती है एटोनॉमिक गैंग्लिया को, जिसकी वजह से शुरू में तो स्टिमुलेशन होती है और बाद में ये गैंग्लिया की पैरालिसिस हो जाती है। और ये जो होते हैं निकोटीन जो होते हैं इनहांस करते हैं रिलीज ऑफ डोपामीन एंड नॉरएपिनेफ्रिन में भी एसोसिएटेड विद प्लेयर एज वेल एज एपेटाइट सप्रेशन। भूख नहीं लगती और बड़ी खुशी सी महसूस होती है, ये जस्ट इरिटेट करने वाली चीज़ें हैं। कहते हैं दीज इंक्लूड इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक रेट, ये जो इसके निकोटीन के इफेक्ट्स हैं। लेकिन वो कहता है कि ना ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ये जो है एट हायर डोजेज, ये लाइन पढ़ने वाली, एट हायर डोजेज द ब्लड प्रेशर फॉल्स बिकॉज ऑफ गैंग्लियन ब्लॉकेट। हायर डोजेज के ऊपर ना इनकी ना गैंग्लियन की ब्लॉकेट होती है। अगर निकोटीन हायर डोजेज पे लें तब गैंग्लियन ब्लॉकर के तौर पर ये एक्ट करेगा। और एंड एक्टिविटी इन बोथ द जीआईटी ट्रैक्ट एंड ब्लडर जो मस्कुलेचर सीजेस, मतलब जीआईटी ट्रैक्ट मतलब वो उसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ब्लडर बिल्कुल कंडक्ट करना छोड़ देता है। आगे हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स की। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में हमारे पास ये जो अमेज़न के जंगलों में देखा गया था कि वहाँ के जो शिकारी होते थे वो शिकार को क्या करते थे, पैरालाइज करने के लिए इस कुरहरे का यूज़ करते थे। ये हमारे पास फर्स्ट ड्रग थी जो हमें मालूम हुई थी या दरियाफ्त हुई थी। उसके बाद ट्यूबोक्यूरिन और उसके बाद हमारे पास ये आई थी सिस एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम ने रिप्लेस किया था पिछले ड्रग्स को। इसका हमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम इनसे ये जो होते हैं सेफ्टी ऑफ एनेस्थीसिया हमने अचीव किए हैं इन एजेंट से, क्योंकि ये मसल रिलैक्सेशन काज करवाते हैं और पेशेंट्स की रिकवरी क्विक करवाते हैं और कंप्लीट करवाते हैं आफ्टर सर्जरी के बाद। मतलब सर्जरी में जो हम एनेस्थीसिया देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। और ये हमारे पास एनेस्थीसिया के बाद रिकवरी को क्विक बनाया इन्होंने और कंप्लीट बनाया। उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो उसमें हमारे पास ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं ये हमारे पास नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स competitively block acetylcholine at the nicotinic receptors। बस वन लाइन, ये बहुत मोर देन इनफ कि ये जो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स हैं ये competitively ब्लॉक करते हैं एसिटाइलकोलिन को एट द निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर। ये जो एजेंट्स हैं ये प्रिवेंट करते हैं डिपोलराइजेशन ऑफ द मसल सेल। अगर हम इनको हाई डोजेस, ये पीछे हमने क्या देखा था लो डोजेस के ऊपर ये हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स को कम्पिटिटिवली ब्लॉक कर रहे हैं, और हमारे पास ये हाई डोजेस पे क्या कर रहे हैं, ये हाई डोजेस पे आयन चैनल ऑफ द मोटर एंड प्लेट्स को ब्लॉक करते हैं। आयन चैनल ऑफ द मोटर एंड प्लेट्स, दिस लीड्स टू फर्दर वीकनिंग ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होती ही नहीं है हाई डोजेस के ऊपर। आगे हम देखते हैं एक्शंस में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि तमाम के तमाम मसल्स इक्वली सेंसिटिव नहीं होते इसकी ब्लॉकेड में। होता क्या है कि ये जो फेस के मसल्स हैं, आई के मसल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सस्केप्टिबल होते हैं, मतलब वो इसका सबसे पहले शिकार बनते हैं कि पैरालाइज होने में। और उसके बाद किसके, फिंगर्स के मसल्स, फिर लिम्ब्स के, फिर नेक के और फिर ट्रंक के मसल्स। और कहता है कि नेक्स्ट कहता है कि इंटरकोस्टल मसल्स, फिर आखिर में हमारे पास इंटरकोस्टल मसल इफेक्टेड होते हैं, और फिर सबसे आखिर में हमारे पास डायफ्राम के मसल। दीज मसल्स रिकवर इन द रिवर्स, कहता है इनकी रिकवरी भी रिवर्स मैनर में होता है, मतलब जो सबसे आखिर में हमारे पास पैरालाइज हुआ था वही सबसे पहले रिकवर होगा।
आगे आगे हम देखते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस देखते हैं। कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स जो थे, नियोस्टिग्मीन था, फिजोस्टिग्मीन था, पाइडोस्टिग्मीन था, एट्रोफोनियम, ये हमारे पास अल्कोहल थी, और बाकी हमारे पास क्या थे, हमारे पास अल्कोहल थे। ये जो हमारे पास नियोस्टिग्मीन, फिजोस्टिग्मीन, पाइडोस्टिग्मीन एंड एट्रोफोनियम थे, ये हमारे पास क्या थे, हमारे पास कोलिनेस्टरेज के इनहिबिटर्स थे। ठीक है, भाई इसमें कोई खास कहता है कि कैन ओवरकम द एक्शंस ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, हाउएवर विद इंक्रीज्ड डोजेज कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स कैन कॉज अ डिपोलराइजिंग ब्लॉक एज अ रिजल्ट ऑफ एलिवेटेड एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन एट द एंडोप्लेट मेम्ब्रेन। कहने का मकसद ये है कि ये जो ब्लॉकिंग एजेंट्स थे, ये वाले नियोस्टिग्मीन, फियोस्टिग्मीन, पाइडोस्टिग्मीन, कहता है ये ओवरकम कर सकते हैं एक्शन ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। कहते हैं इसके ऊपर ये जो हमारे पास नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं, इनके ऊपर ओवरकम कौन सी चीज़ें करते हैं, ये करते हैं। बस इसमें इतना कोई ख़ास नहीं है। आगे उसने बताया कि ना हालोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन एनेस्थेटिक्स, ये जो हमारे पास डेस्फ्लोरेन जो हमारे पास क्या एक एनेस्थेटिक। कहते हैं कि ये जो हमारे पास है जो डेस्फ्लोरोन जो कि हमारे पास एक एनेस्थेटिक है, इसके एक्शन को एनहांस करने के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड एजेंट्स यूज़ होते हैं। बस सिंपल सी बात। आगे हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड और एंटीबायोटिक्स हैं, उनमें हमारे पास क्या है, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। ये दोनों एंटीबायोटिक्स ये रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करते हैं फ्रॉम कोलिनर्जिक नर्व से बाय कंपीटिंग विद कैल्शियमाइंस। बस जस्ट वन लाइन, ये जो जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन हैं, ये एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनहिबिट करती हैं बाय इनहिबिटिंग कोलिनर्जिक नर्व्स। कैसे इनहिबिट करते हैं, बाय कंपीटिंग विद कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन के साथ ये कंपीट करती हैं। आगे हमारे पास डीपोलराइजिंग एजेंट्स में हमारे पास कौन सी चीज़ है, सक्सिनाइलकोलिन है। सक्सिनाइलकोलिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बिल्कुल सिमिलर है एसिटाइलकोलिन की तरह, लेकिन हमें इसका सक्सिनाइलकोलिन का फ़ायदा क्या है। सक्सिनाइलकोलिन को आप ऐसे समझें कि ये एक एसिटाइलकोलिन है। अब ये जो सक्सिनाइलकोलिन एक्ट्स लाइक एसिटाइलकोलिन, लेकिन इसका सक्सिनाइलकोलिन का फ़ायदा क्या है। एसिटाइलकोलिन तो कोलिनेस्टरेज के एक्शन से टूट फूट जाता है या उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, लेकिन सक्सिनाइलकोलिन इज नॉट ए सबस्ट्रेट फॉर द कोलिनेस्टरेज। मतलब कोलिनेस्टरेज इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, लेकिन इसका एक्शन एसिटाइलकोलिन की तरह बिल्कुल वहीं पे जाके उसी रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, सक्सिनाइलकोलिन अटैचेस टू द निकोटिनिक रिसेप्टर एंड एक्ट्स लाइक एसिटाइलकोलिन टू डिपोलराइज द जंक्शन। वही बात होगी। कहते हैं इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सक्सिनाइलकोलिन है इज डिपेंडेंट ऑन डिफ्यूजन। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड करता है फ्रॉम द मोटर एंड प्लेट एंड हाइड्रोलाइसिस बाय प्लाज्मा सूडोकोलिनेस्टरेज। कहता है इसका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किस चीज़ पर, किसका सक्सिनाइलकोलिन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहाँ से वो पॉइंट है मोटर एंड प्लेट। और दूसरा हमारे पास क्या था, हाइड्रोलाइसिस बाय प्लाज्मा सूडोकोलिनेस्टरेज। इसमें जैसे समझने वाला यही था कि जो सक्सिनाइलकोलिन है वो बिल्कुल एसिटाइलकोलिन की तरह एक्ट करती है, लेकिन सक्सिनाइलकोलिन इज़ नॉट द सबस्ट्रेट फॉर कोलिनेस्टरेज, जस्ट मोर देन इनफ। बाकी उसका एक्शन बिल्कुल वही है जैसा जो कि एसिटाइलकोलिन का है। अब इसका सक्सिनाइलकोलिन का एक्शन क्या है, सक्सिनाइलकोलिन का एक्शन ये है कि ये रेस्पिरेटरी मसल्स जो होते हैं, कहते हैं एज विद द कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स द रेस्पिरेटरी मसल्स आर पैरालाइज्ड लास्ट। कहते हैं बिल्कुल वैसे है जैसे कि ना वो एसिटाइलकोलिन था। कहते हैं सक्सिनाइलकोलिन इनिशियली प्रोड्यूसेस ब्रीफ मसल फैसिकुलेशंस दैट काज मसल सोरनेस। ये जस्ट ट्रीट करने वाला और इतना इसमें कोई इंपॉर्टेंट कोई एमसीक्यूज या इस तरह कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर। थेरेपेटिक यूजेस में क्या है, थेरेपेटिक यूजेस ऑफ सक्सिनाइलकोलिन ये बताता है कि रैपिड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। रैपिड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन
is required during the induction of anesthesia। इसका मतलब क्या है कि rapid action is essential if aspiration of gastric contents is to be avoided during intubation। It is also used during electroconvulsive shock treatment। electroconvulsive shock treatment में यूज़ होती है और rapid endotracheal intubation उसमें ये यूज़ होती है, उसमें एनेस्थीसिया को इंड्यूस कराने के लिए यूज़ होती है। आगे हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं सक्सिनल कुलिन, वो हमारे पास हाइपरथर्मिया है, एपनिया है और हाइपरकलीमिया है। बस इनके जस्ट नाम आते हो मोर देन इनफ।